झारखंड एमसीक्यू क्वेश्चन सिंचाई और सिंचाई परियोजना का। इसमें पहला क्वेश्चन है कि झारखंड की कुल जल संसाधन कितना प्रतिशत भाग जो है सतही जल से संबंधित है। सतह के जल से 80% जो है झारखंड में संबंधित है। सतही जल से संबंधित है 80% है। अब भूमिगत जल पूछेगा तो 20% है। झारखंड में जो भूमिगत जल है तो 20% है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो झारखंड के कुल सिंचित भूमि के कितना प्रतिशत भाग पर जो है सतही जल द्वारा सिंचित होता है। तो 72.32% पर जो है सतही जल द्वारा सिंचाई होता है। और झारखंड के टोटल जो है झारखंड में जो सिंचाई होता है टोटल जो जितना कृषि है, कृषि पर मात्र 13% ही सिंचाई होता है। झारखंड में 13% ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। झारखंड में टोटल कृषि भूमि जितना है उसका 13% है। टोटल भूमि का 13% जो है झारखंड में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ए और बी दोनों सत्य है। तो झारखंड के सिंचाई का आधुनिक साधन नहरों का योगदान के संदर्भ में कौन सा सही है। तो दोनों सही है। नहर के बारे में जो है झारखंड के नहर के बारे में जो है दोनों सही है। यह जो नहर से जो है 2% सिंचाई होता है। नहर से जो है सिंचाई जो है 2% ही होता है। नहर से सिंचाई मात्र झारखंड में 2% ही होता है। यह जो है सिंचाई का आधुनिक साधन है। सिंचाई का आधुनिक साधन है और 2% ही नहर से सिंचाई होता है। और नहर से सिंचाई कहाँ कहाँ होता है। तो सरायकेला में होता है, खरसावा क्षेत्र में नहर से सिंचाई होता है। सरायकेला खरसावा क्षेत्र में और दूसरा है सिंहभूम क्षेत्र में। नहर से सिंचाई 2%। यह जो है आधुनिक साधन है और कहाँ होता है तो सिंहभूम और सरायकेला खरसावा क्षेत्र में नहर से सिंचाई होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुआं से सिंचाई कितना % होता है। झारखंड में जो है कुआं से सिंचाई जो है 37% होता है। झारखंड में कुआं से सिंचाई कितना %। तो 37% जो है झारखंड में सिंचाई जो होता है तो कुआं से होता है। कुआं का योगदान जो है अत्यधिक है, ज़्यादा है। 37% सिंचाई जो है कुआं से होता है झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 7 है, और झारखंड राज्य में वृहद सिंचाई परियोजना कितना है। तो 3 गो है। झारखंड राज्य में वृहद सिंचाई परियोजना कितना है। तो 3 गो जो है झारखंड में वृहद सिंचाई परियोजना 3 गो है। क्वेश्चन नंबर 8 है, तालाब द्वारा सिंचाई जो है कितना होता है। तो 30% है। झारखंड में तालाब के द्वारा सिंचाई 30% होता है। 30% जो है तालाब द्वारा सिंचाई होता है। क्वेश्चन नंबर 9, नलकूप से सिंचाई जो होता है झारखंड में 8.28% है। 8.28% जो है नलकूप से सिंचाई होता है। झारखंड में नलकूप से कितना सिंचाई होता है। तो 8.28% नलकूप से होता है। इसमें जो है केवल एक सत्य है। झारखंड के सिंचाई साधन तालाब के बारे में जो है केवल एक सत्य है। तालाब के बारे में जो है सिर्फ एक सत्य है। तो यह सिंचाई का धरातलीय साधन है। सिंचाई का जो है धरातलीय साधन है। और तालाब का निर्माण प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरीक़ा से हो सकता है। तालाब जो है प्राकृतिक भी हो सकता है या फिर उसको बनाया भी जा सकता है, कृत्रिम भी। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड में कितनी मध्यम सिंचाई परियोजना लागू की गई है। तो 111। झारखंड में मध्यम सिंचाई परियोजना कितनी लागू की गई है। तो 111। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें जो है दोनों सही है। झारखंड के सिंचाई के साधन में कुआं के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है। तो दोनों कथन सही है। कुआं झारखंड में जो है कुआं के बारे में जो दोनों सही है।
यह सिंचाई का परंपरागत और प्राचीन साधन है। बहुत पहले जो है कुआं से ही साधन हो रहा, तो इसलिए जो है इसको प्राचीन कहा गया है। कुआं का सिंचाई जो है प्राचीन साधन है तथा जो है झारखंड का सर्वाधिक सिंचाई जो है कुआं से ही होता है। 37% होता है कुआं से जो सिंचाई झारखंड में 37% होता है। 37% जो है अधिक सबसे जो है ज़्यादा इसी से होता है। और कुआं से सर्वाधिक सिंचाई गुमला ज़िले में होता है। और गुमला ज़िले में जो है सर्वाधिक सिंचाई कुआं से ही होता है। इसको इस तरह याद करेंगे, कुआं आजकल गुम हो गया है कुआं दिखता नहीं है, तो कुआं गुम हो गया है तो गुमला ज़िला से। कुआं का सर्वाधिक सिंचाई गुमला ज़िला से है। क्वेश्चन नंबर 13, तो केंद्र सरकार द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी CADWM कार्यक्रम के अंतर्गत झारखंड की कितनी योजना जो है चिन्हित किया गया है? तो झारखंड की 2 योजना को चिन्हित किया गया है CADWM के तहत है। क्वेश्चन नंबर 14, स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट उत्तर कोयल जलाशय अजय बैराज और जो है कोनार डाइवर्सन परियोजना जो है किस पंचवर्षीय योजना में जो है आया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट, उत्तरी कोयल जलाशय, अजय बराज और जो है कोनार डाइवर्सन परियोजना जो है स्टार्ट हुआ था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 15, तो पुनासी औरंगा जलाशय परियोजना की शुरुआत हुई थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में। पुनासी और औरंगा जलाशय कब स्टार्ट हुआ था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना से। पुनासी और औरंगा जलाशय परियोजना कब स्टार्ट किया गया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में, 7वीं में स्टार्ट हुआ था। परियोजना और जिला सम्मिलित करना है, परियोजना और जिला। तो स्वर्ण रेखा परियोजना जो है सिंहभूम जिला में है। स्वर्ण रेखा परियोजना जो है कहाँ है? तो सिंहभूम जिला में है। कोनार बराज परियोजना कहाँ है? तो बोकारो और हजारीबाग में। कोनार बराज परियोजना बोकारो और हजारीबाग में है। उत्तरी कोयल परियोजना कहाँ है? तो पलामू में है। उत्तरी कोयल परियोजना पलामू जिला में है। गुमानी जलाशय कहाँ है? तो साहेबगंज पाकुर है। गुमानी जलाशय जो है किस जिला में है? साहेबगंज और पाकुर दोनों जिला में है। तो परियोजना और जिला सम्मिलित करना है। तो सकरी गली पंप योजना दुमका में स्टार्ट हुआ था 1978 में। सकरी गली पंप योजना दुमका में 1978 में स्टार्ट हुआ था। कंज जलाशय परियोजना जो है साहिबगंज है। कंजूस कौन होता है? तो साहिब लोग सबका कंजूस होता है, तो 1978 में स्टार्ट हुआ था। कंज को कंजूस पढ़ लेंगे और साहिबगंज याद हो जाएगा। तो कंज जलाशय परियोजना जो है साहिबगंज से है। बटाने जलाशय योजना जो है परियोजना किससे है? तो पलामू जिला से है। बटाने जलाशय परियोजना पलामू जिला में 1979 से स्टार्ट हुआ था। और कतरी जलाशय परियोजना कहाँ है? तो गुमला में है। कतरी जलाशय परियोजना कहाँ है? तो गुमला 1981 में स्टार्ट हुआ था। डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, इसमें पहला क्वेश्चन है। तो डोकलो सोहोर का क्या अर्थ है? तो डोकलो सोहोर का अर्थ होता है समाज की बैठकी। समाज की जो बैठकी होता है उसको डोकलो सोहर कहते हैं। डोकलो सोहर जो है किस खड़िया गांव का प्रधान होता है? तो दोनों का, ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया का प्रधान होता है डोकलो सोहर। डोकलो सोहर जो है किस गांव का प्रधान होता है? तो ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया दोनों का। इसमें जो तीनों सही है। तो डोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है?
डोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में तीनों सही है। तो खड़िया झारखंड की जो है 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। खड़िया जो है झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है और खड़िया जनजाति जो है मुंडा जनजाति की एक उपशाखा है। खड़िया जनजाति जो है मुंडा जनजाति की एक उपशाखा है। खड़िया जनजाति मुंडा जनजाति की एक जो है उपशाखा है। अंततः इनके शासन पद्धति में भी जो है मुंडा मानकी व्यवस्था के रूप में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इनकी शासन व्यवस्था में जो है मुंडा जो है मानकी व्यवस्था के रूप में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। थर्ड है तो खड़िया जनजाति मुख्यतः 3 भागों में विभाजित है। खड़िया जो जनजाति है 3 भागों में विभाजित है। पहला है दूध खड़िया, दूसरा है ढेलकी खड़िया, तीसरा है सबर खड़िया। दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और सबर खड़िया 3 जो है खड़िया जनजाति जो है मुख्यतः यही तीनों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 4 डोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो है कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही है। 1934 में खड़िया जनजाति के लोगों की एक अखिल भारतीय महासभा बुलाई जिसे डोकलो कहा गया था। डोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में जो सही है तो दोनों सही है, जो गलत है तो मतलब कोई इसमें गलत नहीं है तो इसलिए दोनों सही है। तो 1934 और 35 है। 1934-35 में खड़िया जनजाति के लोगों की जो है एक अखिल भारतीय महासभा बुलाई गई जिसे ढोकलो कहा गया था और इसका उद्देश्य था कि खड़िया समाज को सशक्त और मजबूत बनाना। इसका उद्देश्य क्या था? तो खड़िया समाज को जो है सशक्त बनाना और मजबूत बनाना। और इस बैठक में जाति प्रथा का समर्थन किया गया था। इस बैठक में पूछेगा कि जाति प्रथा का समर्थन किया गया था कि नहीं, तो इसमें जो है जाति प्रथा का समर्थन किया गया था। लेकिन पंचायत राज प्रणाली का विरोध हुआ था। जाति प्रथा का समर्थन हुआ था इसमें और पंचायत राज प्रणाली का विरोध हुआ था डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में। जाति प्रथा का समर्थन हुआ था और पंचायत राज प्रणाली का विरोध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है उपयुक्त कथन में से सभी सही है। डोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में जो है कौन सा कथन सही है? तो सभी सही है। तो पहला है तो डोकलो सोहर खड़िया जनजातीय महापंचायत का प्रमुख होता है। डोकलो सोहर जो है खड़िया जनजाति महापंचायत का प्रमुख होता है। डोकलो सोहर जो है खड़िया जनजाति के जो महापंचायत होती है उसका प्रमुख होता है डोकलो सोहर। खड़िया का प्रमुख कौन? तो डोकलो सोहर। तथा बड़े मुकदमे पर निर्णय अपने मंत्रियों से पूछकर लेते थे। जब बड़ा मुकदमा होता था तो निर्णय जो है अपने मंत्रियों से पूछकर देते थे। दूसरा है लिखाकर, तिंजोकर आदि इसके सलाहकार होते हैं। लिखाकर और तिंजोकर इसके जो है सलाहकार होते हैं। लिखाकोर यह राजा का सचिव अर्थात मंत्री होता है। लिखाकोर किसे कहते थे? यह राजा का जो है सचिव अर्थात मंत्री होता था। लिखाकर जो था यह राजा का सचिव और मंत्री होता था। और तिंजोकर जो था राजा के जो खजाना का देखभाल करता था। यह खजांची था। तिंजोकर यह राजा का खजांची था। यह राजा के जो है आय व्यय के लेखा जोखा करता था। यह पैसा का देखभाल करता था। तिंजोकर जो है खजाना का देखभाल करता था। खजाने के आय व्यय का देखभाल करता था।
चौथा है दीवान, यह राजा का प्रशासनिक सलाहकार होता था। दीवान जो है, दीवान का क्या कार्य था? यह जो है राजा का प्रशासकीय सलाहकार होता था, दीवान। क्वेश्चन नंबर 6 है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में अशुद्ध परिवारों के जो है शुद्धिकरण का कार्य कौन करता था? ढोकलो सोहर के परिवार में जो अशुद्ध हो जाते थे तो उससे शुद्ध, जो अशुद्ध थे उससे शुद्ध कौन करता था? तो करटाह। करटाह जो था शुद्ध अशुद्ध को जो है शुद्ध करता था। जो परिवार अशुद्ध हो गए थे उसका शुद्धिकरण कौन करता था? तो करटाह, ढोकलो सोहर शासन में। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक सही है। तो डंडिया पहाड़ी जो है खड़िया गांव का प्रधान को डंडिया कहा जाता था। डंडिया पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान को जो है डंडिया कहा जाता था, सिर्फ यही सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन अपने गांव से संबंधित घटनाओं तथा समस्याओं का सूचना सोहर तक पहुंचाता था? तो करटाह। तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में जो घटना और समस्या थी इसकी सूचना सोहर तक कौन पहुंचाता था? तो करटाह। करटाह जो है, करटाह ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था का जो घटना हो गया जो वहाँ या फिर उसकी समस्या है, उस घटना को और समस्या को सोहर तक कौन पहुंचाता था? तो करटाह। घटना और समस्या को सोहर तक कौन पहुंचाता था? तो करटाह। किस शासन में? तो ढोकलो सोहर शासन में। ढोकलो और सोहर शासन में जो है सूचना हो गया या घटना हो गया, इसका जो है सोहर तो कौन पहुंचाता था? तो करटाह। क्वेश्चन नंबर 9, तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में जो है कौन सा कथन सही है? तो तीनों सही है। इसमें जो है तीनों सही है। तो प्रशासन की दूसरी इकाई खूंटी कहलाती थी। ढोकलो सोहर शासन में जो है इसकी दूसरी इकाई जो है क्या कहलाती थी? तो खूंटी। इसकी दूसरी इकाई खूंटी कहलाती थी, जो अंतःग्रामीण पंचायत है, जो है अंतःग्रामीण पंचायत है। इसका गठन खड़िया जनजाति के सभी गोत्र समुदाय को मिलाकर किया जाता है। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में जो है प्रशासन की दूसरी इकाई को खूंटी कहलाती है। प्रशासन की दूसरी इकाई जो है खूंटी कहलाती है, जो अंतःग्रामीण पंचायत है, अंतःग्रामीण पंचायत है। इसका गठन जो है खड़िया जनजाति के सभी गोत्र समुदाय को मिलाकर किया गया था। इसका गठन कैसे हुआ था? तो खड़िया जनजाति के जितना भी गोत्र और समुदाय था इसको मिलाकर जो है किया गया था। दूसरा में है खूंटी स्तर पर खड़िया घाट प्रमुख होता है। खूंटी स्तर पर देखा जाए तो खड़िया जो है घाट का प्रमुख होता है। खूंटी स्तर पर पूछेगा तो खड़िया जो है घाट का प्रमुख होता है, तथा ग्राम स्तर पर निपटाए नहीं जाने वाले विवादों को इसके द्वारा निपटाया जाता है। ग्राम स्तर पर जो है विवाद जो है नहीं निपटा तो जो है इनके द्वारा निपटाया जाता है। खड़िया घाट अंतःग्रामीण परिसंघ या पंचायत जिसे जो है परहा पंचायत कहते हैं। खड़िया घाट अंतःग्रामीण परिसंघ या पंचायत जिसे जो है परहा पंचायत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कोई नहीं है, तो ये सभी छोड़ देंगे, इसमें से कोई सही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है,
कौन सा ढोकलो सोहर क्वेश्चन नंबर 11 में जो गलत है, इसमें जो सही नहीं है, इसमें जो है सही नहीं है, तो कौन सा ढोकलो सोहर जो है महासमिति में सही नहीं है, तो बी वाला जो है सही नहीं है। तो ढोकलो सोहर महासमिति में जो सही है तो ए, सी और डी। तो ए है, तो पंचायत राज इलेक्शन का विरोध किया गया था। ढोकलो सोहर में जो है पंचायत राज का इलेक्शन का विरोध हुआ था, इसमें ये सही है। और जातीय प्रथा का समर्थन किया गया था, ये भी सही है। तो मुंडा मानकी को स्वीकार किया था। मुंडा जो है मानकी को स्वीकार किया था, ये सही है। मुंडा जो है मानकी को स्वीकार किया था।